Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, फ्रेंच इन्वेजन ऑफ रशिया यानी कि फ्रांस का रशिया के ऊपर आक्रमण, इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि रशियन कैंपेन, सेकंड पोलिश वार, सेकंड पोलिश कैंपेन या फिर पेट्रियटिक वॉर ऑफ 1812। और यह आक्रमण शुरू हुआ था जब नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने रशियन एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया था। और जितने भी लोग हैं जो कि मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में या तो पढ़ाई करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो रशिया के ऊपर नेपोलियन के इस आक्रमण की पढ़ाई ज़रूर करते हैं। यह दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा और बहुत ही खूनी मिलिट्री ऑपरेशन था, क्योंकि 6 महीने की छोटी सी अवधि के अंदर इसमें लगभग 10 लाख से ऊपर सैनिक और सिविलियंस मारे गए थे। इस कैंपेन की शुरुआत आज ही के दिन यानी कि 24 जून 1812 को हुई थी। हालांकि नेपोलियन की गिनती दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में होती रही थी, लेकिन रशिया के ऊपर उसकी जंग ने न सिर्फ नेपोलियन बल्कि पूरे यूरोप के भविष्य को बदल कर रख दिया। इस हमले को आज लगभग 210 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक इसके बारे में बात की जाती है, क्योंकि इससे आज भी युद्ध के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट था कौन। हालांकि मैं इसको पूरे तरीके से कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उसके बारे में जानकारी देना। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि क्यों आखिर नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया, और वीडियो की आखिर में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों नेपोलियन बोनापार्ट रशिया के ऊपर आक्रमण में विफल हो गया, वो कैसे रशिया के ऊपर पूरे तरीके से अधिकार नहीं कर पाया। हालांकि वो मॉस्को के ऊपर कब्जा करने में तो कामयाब रहा था, लेकिन फिर भी उसको अपने पांव क्यों वापस खींचने पड़े। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट था कौन। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान बादशाह था। कद काठी में छोटे नेपोलियन ने अपनी बहादुरी से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम कर लिया था। आज की तारीख में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नेपोलियन की ऊंचाई तक पहुंचे हों। नेपोलियन के सैनिक उससे मोहब्बत करते थे तो दुश्मन उससे खौफ खाते थे। ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि जंग के मैदान में नेपोलियन 40,000 योद्धाओं के बराबर है। एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प रहा था, और उरूज से उसके पतन तक की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में 15 अगस्त 1769 में हुआ था। फ्रांस ने कोर्सिको द्वीप को नेपोलियन के पैदा होने से 1 साल पहले ही जोनोवा से जीता था। नेपोलियन के माँ बाप बहुत अमीर नहीं थे। जब फ्रांस की सेना ने कोर्सिका पर हमला किया था तो वो स्थानीय लोगों के साथ फ्रांस के विरोध में खड़े हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने फ्रांस की सत्ता मान ली थी। 9 साल की उम्र में नेपोलियन पढ़ाई के लिए फ्रांस चले गए। वो खुद को बाहरी महसूस करते थे। फ्रांस के रीति रिवाज से नावाकिफ नेपोलियन की शुरुआती पढ़ाई आंटून में हुई। इसके बाद वो 5 साल तक बीएन में रहे। पढ़ाई का आखिरी साल उन्होंने पेरिस की मिलिट्री एकेडमी में गुजारा। नेपोलियन को सितंबर 1785 में ग्रेजुएट की डिग्री मिली। वो 58 लोगों की क्लास में 45वें नंबर पर रहे। जब नेपोलियन पेरिस में थे तभी उनके पिता की मौत हो गई और परिवार में पैसे की एक बहुत बड़ी तंगी आ गई। नेपोलियन की उम्र उस वक्त लगभग 16 साल की थी। वो परिवार के सबसे बड़े लड़के भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी पूरे तरीके से उठा ली। फ्रांस की सेना में नेपोलियन को तोपखाना रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक मिली थी। वो सेना की रणनीति और लड़ाई से जुड़ी किताबों को भी बहुत पढ़ते थे। फ्रांस में रहने के दौरान उन्हें कोर्सिका की बहुत याद आती थी। अपनी किताब में नेपोलियन ने आज़ाद कोर्सिका की कल्पना भी की थी, जो फ्रांस के कब्जे से मुक्त था। डिग्री मिलने के साल यानी कि 1786 में ही वो कोर्सिका लौट आए और अगले 2 साल तक वापस सेना में नौकरी नहीं की। 1789 में फ्रांस में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई। जनता ने बस्तिल जेल पर हमला करके कैदियों को आज़ाद करा लिया। फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। फ्रांस की नई संसद ने कोर्सिका के नेता पास्कल पाउली को वापस जाने की इजाज़त दे दी। नेपोलियन भी एक बार फिर कोर्सिका लौट गए। शुरू में कोर्सिका में नेपोलियन का स्वागत हुआ, लेकिन जब उनके छोटे भाई लूसियन ने पाउली को ब्रिटिश एजेंट कहकर विरोध शुरू किया
तो कोर्सिका के लोग बोनापार्ट के परिवार के खिलाफ हो गए। नेपोलियन और उनका परिवार इसके बाद फ्रांस में आकर रहने लगे। फ्रांस के प्रति वफादारी दिखाने के लिए नेपोलियन को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। फ्रांस की सरकार का विरोध कर रहे सैनिकों ने टूलो शहर को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। दक्षिणी फ्रांस स्थित टूलो भूमध्य सागर में बड़ा सैन्य अड्डा था। फ्रांस के लिए टूलो को दोबारा जीतने की ज़रूरत थी। अगर फ्रांस का उस पर कब्जा नहीं होता तो फ्रांस में हुई क्रांति पर बड़ा धब्बा लग जाता। टूलो को जीतने की जिम्मेदारी नेपोलियन को दी गई और आखिर में ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा। इस जीत के बाद नेपोलियन को महज 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। युद्ध में नेपोलियन की कामयाबी के किस्से मशहूर होने लगे। सेना के कमिश्नर ने नेपोलियन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए चिट्ठी लिखी। इसके बाद नेपोलियन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो सेना में आगे ही बढ़ते चले गए। बाद में आगे चलकर वो फ्रांस के शासक भी बने। तो दोस्तों, यह तो मैंने आपको बताया नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि किस तरीके से एक गरीब परिवार से उठकर वो आगे चलकर सेना में एक बहुत बड़े पद पर पहुंचे और उसके बाद वो फ्रांस की गद्दी पर भी बैठे। दोस्तों, यूरोप के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन को जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के साथ हो रहे व्यापार के ऊपर पूरे तरीके से रोक लगा दी। ब्रिटेन आने जाने वाले हर पानी के जहाज को लूटने के लिए पूरी छूट दे दी गई। नेपोलियन को उम्मीद थी कि दबाव में आने पर ब्रिटेन फ्रांस के साथ समझौता करने के लिए राजी हो जाएगा और यही एक कारण था जिसकी वजह से नेपोलियन ने रूस के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन के रूस के साथ हो रहे व्यापार को रोका जाए। नेपोलियन ने क्यों रशिया के ऊपर आक्रमण किया, इसके बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो डिबेट करते रहते हैं। फिर भी निश्चित तौर पर वो लोग यह नहीं कह सकते कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या थे, लेकिन इसका प्रमुख कारण तो यही है कि नेपोलियन चाहता था कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया जाए, जिसकी वजह से ब्रिटेन अपने घुटनों पर आ जाए और वो फ्रांस के साथ एक संधि करने पर मजबूर हो जाए। इसी वजह से उसने रशिया के ऊपर हमला किया और यूरोप के अंदर एक इतनी बड़ी आर्मी को इकट्ठा किया जितनी कि इतिहास में कभी भी उससे पहले नहीं की गई थी। नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी में लगभग 6,50,000 से ज़्यादा लोग थे और ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, क्योंकि जिस भी देश के ऊपर नेपोलियन कब्जा करता था उस देश के लोगों को अपनी आर्मी में वो भर्ती कर लेता था और इस तरीके से उसने एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। यह आर्मी इतनी बड़ी थी कि लोग नेपोलियन के नाम से ही घबराने लगे थे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि कारण क्या रहे जिसकी वजह से नेपोलियन ने रशिया के ऊपर हमला किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आखिरकार नेपोलियन अपने इस मकसद में विफल हो गया। दोस्तों, इसके भी कई कारण थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपोलियन की आर्मी में अलग अलग देशों से इकट्ठे किए हुए बहुत सारे जवान थे, तो वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ऐसे में उनको एक ही तरीके के ऑर्डर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कुछ लोग ऑर्डर्स को समझ पाते थे और कुछ लोग नहीं समझ पाते थे। इसके अलावा दूसरा कारण था रशिया का मौसम। जैसा कि कल अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों 1941 में हिटलर अपने मंसूबों में विफल हो गया था, सिर्फ रशिया के मौसम की वजह से। वही कहानी उससे लगभग 120 साल पहले नेपोलियन बोनापार्ट के साथ हुई थी। रशिया की ठंड बहुत ही मुश्किल होती थी और नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी उस ठंड में रहने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से सैनिकों के अंदर बीमारियां फैलने लगीं और उनकी मौत भी होने लगी। साथ ही साथ एक और कारण था दोस्तों, इतनी बड़ी सेना को खाना खिलाना। नेपोलियन का हमेशा से उद्देश्य होता था बहुत जल्दी से अपनी आर्मी को मूव करना, यानी कि किसी भी देश के अंदर जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी को पहुंचाना और बहुत कम समय के अंदर उस युद्ध को जीत लेना। नेपोलियन को उम्मीद थी कि वो 18 से 20 दिन के अंदर रशिया के ऊपर कब्जा कर लेगा, लेकिन रशिया के अंदर जो सड़कों का नेटवर्क था वो बहुत ही बुरा था और इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। सड़कें इतनी ख़राब थीं कि जो घोड़ा गाड़ियाँ होती थीं उसके द्वारा सामान को इधर से उधर ले जाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। तीसरा कारण था दोस्तों कि रशिया ने इतनी बड़ी सेना से उलझने से इनकार कर दिया और अपने पैर वापस खींच लिए। रशिया की सेनाएं नेपोलियन से लड़ने की बजाय अपने आप को वापस पीछे खींचने लगीं। जिस भी क्षेत्र में फ्रांसीसी सेनाएं आ रही थी, रशियन सेनाएं उस क्षेत्र से पीछे चले जाते थे, लेकिन पीछे खिसकने के साथ साथ वो एक काम करते थे
वो रास्ते में जितनी भी फसल होती थी उसको पूरे तरीके से बर्बाद कर देते थे, क्योंकि नेपोलियन के पास इतनी बड़ी आर्मी थी और जैसा कि उसने प्लान किया था उसके पास मात्र 20 दिनों का ही राशन था इन लोगों को खिलाने के लिए। तो उसकी सेना रास्ते में आने वाली फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी। उनकी सोच थी कि जिस भी क्षेत्र के ऊपर वो कब्जा करेंगे बाद में वहीं की फसलों से अपना पेट भरेंगे। लेकिन रशियन सेनाएं जब पीछे हटी तो उन्होंने फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। नेपोलियन की सेना में 6.5 लाख से ज़्यादा लोग तो थे ही, साथ ही 50,000 घोड़े भी थे और उन घोड़ों को भी खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा घास की ज़रूरत पड़ती थी। जब नेपोलियन की सेनाएं रशिया के अंदर घुस रही थी तो वो अलग अलग टुकड़ियों में घुसती थी। जब ऐसे में पहली टुकड़ी रशिया के अंदर चली जाती थी तो उसे फिर भी खाने पीने के लिए कुछ मिल जाता था। उसके बाद आने वाली टुकड़ी को उससे कम मिलता था और जो सबसे बाद में टुकड़ी अंदर आती थी उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस वजह से नेपोलियन की सेना धीरे धीरे भुखमरी का शिकार होने लगी। साथ ही भीषण ठंड की वजह से उनका रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। यही चीज़ घोड़ों के साथ भी हो रही थी। जो घोड़े आगे चलते थे उनको खाने पीने के लिए अच्छी घास मिल जाती थी। उसके बाद जो घोड़ों की टुकड़ी आगे आती थी उसको कम मिलता था और जो बाद में घोड़े आते थे उनको खाने के लिए ना के बराबर मिलता था। इस वजह से धीरे धीरे घोड़े भी कमज़ोरी की वजह से मरने लगे। साथ ही साथ रशियन इंपीरियल फोर्सेस से जब भी नेपोलियन की सेना का टकराव होता था तो उसमें भी उसके सैनिक मारे जाते थे। ऐसा नहीं था दोस्तों कि रशिया के सैनिक नहीं मारे जाते थे। जब भी किसी बड़े शहर के ऊपर नेपोलियन कब्जा करना चाहता था तो वहाँ उसका सामना रशियन इंपीरियल फोर्सेस के साथ होता था और वहाँ रशिया की सेना भी मारी जाती थी। लेकिन रशिया के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि वो जितने भी सैनिक मरते थे उनको दूसरे सैनिकों के साथ बदल सकते थे। लेकिन नेपोलियन अपनी सेना को बढ़ा नहीं सकता था। अगर उसकी सेना धीरे धीरे कम हो रही थी तो वो नए सैनिकों के साथ उन सैनिकों को नहीं बदल सकता था। आखिरकार नेपोलियन की सेनाएं मॉस्को तक पहुंच गई और यहाँ रशियन सेनाओं ने उससे लड़ने से मना कर दिया और अपने आप को पीछे खींच लिया। उन्होंने मॉस्को के अंदर आग लगा दी और सारे दरवाजे फ्रेंच फोर्सेस के लिए खुले छोड़ दिए। फ्रांस की थकी हुई सेना ने मॉस्को के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर से वही समस्या नेपोलियन के सामने आ गई। खाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, सेनाएं थकी हुई थी, भूखी थी, घोड़े भी थके हुए और भूखे थे और मॉस्को के अंदर हर जगह आग लगी हुई थी। वहीं उसकी लगभग आधी सेना मर चुकी थी या घायल हो चुकी थी। क्योंकि नेपोलियन ने मॉस्को के ऊपर कब्जा कर लिया था तो उसे उम्मीद थी कि रशिया के साथ एक शांति समझौता हो सकता था और इसी के इंतज़ार में उसने लगभग 1 महीने तक मॉस्को के अंदर इंतज़ार किया और आगे बढ़ना रोक दिया। यही उसकी एक बहुत बड़ी गलती भी थी। अगर वो आगे की तरफ बढ़ता रहता तो शायद रशिया के और बहुत से इलाके पर कब्जा कर सकता था, पर क्योंकि वो शांति संधि के इंतज़ार में था तो उसने मॉस्को में ही अपना डेरा डाल लिया और वो शांति समझौते का इंतज़ार करने लगा। लेकिन इस तरह का कोई शांति समझौता हुआ नहीं और नेपोलियन ने अपने कदम पीछे खींचने का फैसला ले लिया और जिस रास्ते से उसने रशिया के ऊपर चढ़ाई की थी उसी रास्ते से वो वापस पोलैंड की तरफ जाने लगा। सैनिक थके हुए थे और घायल थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इस वजह से भूख और ठंड की वजह से और भी ज़्यादा सैनिक मरने लगे। साथ ही साथ रशियन सैनिक भी छुप छुप कर उनके ऊपर हमला करने लगे। जब तक नेपोलियन वापस फ्रांस पहुंचा, उसकी जो 6,50,000 सैनिकों की आर्मी थी वो घटकर 1 लाख सैनिकों की रह गई थी और नेपोलियन की ज़िंदगी में यह एक बहुत बड़ी हार थी। वहीं रशिया का जो इतिहास था उसको इसके अंदर बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाता था। एक रशियन राइटर लियोन टॉल्स्टॉय ने अपनी किताब वॉर और पीस के अंदर लिखा भी था कि किस तरीके से रशियन लोगों ने फ्रेंच सैनिकों को हराया था। वहीं नेपोलियन की स्थिति भी फ्रांस के अंदर कमज़ोर हो गई थी और उनको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और एक द्वीप के अंदर नज़रबंद करके रख दिया गया था। 1812 का रशिया के ऊपर हुआ आक्रमण हमें बहुत कुछ सिखाता है और अगर हम इतिहास से सीखेंगे तो इससे यह पता चलेगा कि एक देश को उतने ही पैर पसारने की हिम्मत करनी चाहिए जितने की वो कर सकता है। अगर वो अपने आकार से बड़े देश के ऊपर हमला करेगा तो उसको इसी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताई थी और यही गलती हिटलर ने भी आगे चलकर की थी। अगर हिटलर इतिहास से कुछ भी सीखता तो वो वही गलती ना करता जो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 1812 में फ्रांस के रशिया के ऊपर किए गए आक्रमण के बारे में।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।